आज हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माण संबंधी होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत या कन्वेक्शन करंट थियरी। होम्स ने पृथ्वी की सतह की विभिन्न भूआकृतियों की उत्पत्ति को समझाने के लिए सन 1928-29 में अपने इस संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम होम्स के जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी विचार हैं उनको देख लें। होम्स ने पृथ्वी को दो मंडलों में विभक्त किया। होम्स ने दो जोन माने। जो ऊपरी जो मंडल था वो क्रस्ट या भूपरपटी, तथा जो नीचे का मंडल है या गहराई का जो मंडल है जो पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है उसको अधस्तर या सबस्ट्रेटम नाम दिया। होम्स ने माना कि क्रस्ट की रचना सियाल पदार्थों से हुई है, अर्थात वह पदार्थ जिनमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुलता हो, तथा दूसरी ओर जो अधस्तर है उसकी रचना सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम बहुलता वाले पदार्थों से हुई है। होम्स ने बताया कि जो कन्वेक्शन करंट हैं या जो संवहनीय तरंगे हैं उनकी उत्पत्ति जो पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। आगे इन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार होती है। हालांकि जो क्रस्ट है ऊपरी सतह है वहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ तापमान अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उससे कंडक्शन या जो रेडिएशन है उसके द्वारा लगातार ऊष्मा का ह्रास होता रहता है। जबकि इसके विपरीत अगर निचली सतह या निचले जो जोन है अधस्तर उसको देखें तो उसमें रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो उनसे जो उत्पन्न ताप होता है उनका वहाँ निरंतर संचय होता रहता है। इससे क्या होता है कि वहाँ जो ऊष्मा या तापमान की अधिकता के कारण संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो ऊपर की ओर चलती हैं या संचालित होती हैं। और जब वो ऊपर की ओर आती हैं तो जब वो क्रस्ट के नीचे पहुँचती हैं तो दो प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। पहली वो कि जब जो संवहन तरंगे हैं उन दोनों का विपरीत दिशाओं में अपसरण या डाइवर्जेंस हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो क्रस्ट है उसमें एक तनावमूलक बल की उत्पत्ति होगी। इससे स्थलखंड दो भागों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं, और जो बीच वाला भाग है जो खुला भाग उसमें सागर का निर्माण होता है। और इस प्रकार दोनों ओर प्रवाहित होने से महाद्वीपों का जो प्रवाह या स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार की जो संवहनीय तरंगे हैं उनको हम आरोही तरंग के नाम से जानते हैं। होम्स ने बताया कि ये जो आरोही तरंगे हैं ये महाद्वीपों के नीचे अधिक सक्रिय होती हैं, क्योंकि महाद्वीपीय जो चट्टानें हैं जो सियाल चट्टानें हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ वो अधिक पाए जाते हैं। अब देखते हैं दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो संवहन तरंगे हैं उनका क्या हो, क्रस्ट के नीचे अभिसरण। जो अभिसरण होगा उससे क्या होगा, संपीड़नात्मक बल की उत्पत्ति होती है, और इससे क्या होता है, धरातल में अवतलन होता है और भूसन्नति का निर्माण होता है। भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। भूसन्नति एक प्रकार के जो संकरे, लंबे तथा छिछले जलीय भाग होते हैं जिनमें क्या निरंतर उनमें जो अवसादीकरण तथा अवतलन की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये जैसे कोबर ने माना है कि ये क्या होते हैं, पर्वत निर्माण के स्थल होते हैं। तो इस प्रकार अगर जो संवहन तरंगों का अभिसरण या कन्वर्जेंस होता है तो वहाँ धरातल का अवतलन होता है और किसका निर्माण होता है, भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। और इस प्रकार की संवहनीय तरंगों को होम्स ने अवरोही तरंगे या डिसेंडिंग करंट्स कहे। तो होम्स के अनुसार जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला आरोही या असेंडिंग तथा दूसरा अवरोही या डिसेंडिंग। अब आते हैं कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया करें। होम्स ने इसको 3 चरणों में बताया। पहली अवस्था में भूसन्नति का निर्माण होता है, दूसरी अवस्था में पर्वत निर्माण का प्रारंभ होता है, और तीसरी और अंतिम अवस्था में पर्वतों का उत्थान होता है। अब देखें पहली अवस्था।
पहली अवस्था में क्या होता है कि जो महाद्वीप और महासागरों के नीचे उठने वाली संवहनीय तरंग है, जो आरोही संवहनीय तरंग है, ये जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ या जलमग्न तट के नीचे आकर मिलकर जो नीचे मुड़ती हैं, अर्थात जो जहाँ महाद्वीप और महासागर मिलते हैं ऐसी जगह नीचे मुड़ती हैं, तो संपीड़न के कारण इस भाग का क्या हो जाता है, अवतलन। और इससे किसका निर्माण होता है, भूसन्नति का निर्माण होता है। यह क्या है, इस निर्माण की पहली अवस्था। इस अवस्था में देखें तो ये जो तरंगें होती हैं ये क्या होती हैं, वेगवती होती हैं या बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। और भूसन्नति में क्या, निरंतर तलछट का जमाव होता रहता है। और इससे क्या कि पदार्थों का जब नीचे की ओर अधिक गहराई तक अवतलन होता है तो ऊपर से दबाव एवं पृथ्वी की आंतरिक ताप के कारण ये पदार्थ फिर तप्त होने लगते हैं और इनका घनत्व बढ़ता जाता है और पुनः धंसाव होता है। और ये थी, इस प्रकार भूसन्नति का निर्माण होता जाता है। अब है दूसरी अवस्था। इसमें क्या होता है, संवहनीय तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। और लेकिन ये जो अवस्था है ये बहुत कम समय तक के लिए रहती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो गिरते स्तंभ है, ये जो गिरते स्तंभ हैं इनमें क्या होता है, जो शीतल पदार्थ है उनका या ठंडे पदार्थ है उनका क्या, अवतलन होता है। और ये जो उठते स्तंभ है इनमें निरंतर तप्त पदार्थों में प्रवाहित होने से ये अधिक सक्रिय हो जाती हैं। और महाद्वीपों तथा महासागरों की ओर आने वाली ये तरंगें तीव्र गति से मिलकर नीचे की ओर मुड़ती हैं, जिससे ये जो भूसन्नति है इस पे जो डेब्रीज या मलबा है उसका क्या होता है, क्षैतिज संपीड़न होता है। और इस संपीड़न के कारण जो भूसन्नति का जो अवसाद या जो मलबे थे वो इस संपीड़न के कारण, दबाव के कारण क्या हो जाते हैं, वलित हो जाते हैं। और इस वलन के साथ ही पर्वत निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब है तीसरी तथा अंतिम अवस्था। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो संवहनीय तरंगें हैं वो क्षीण होनी शुरू हो जाती हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो है कि ये जो गिरते स्तंभ हैं इनमें तप्त पदार्थों का तथा जो उठते स्तंभ हैं इनमें शीतल पदार्थों का उठना होता है। इससे कुल मिला के धीरे 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 पूरा स्तंभ ही शीतल होने लगता है और संवहनीय तरंगों का समापन होने लगता है और धीरे धीरे ये समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इससे जो एक महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है वो ये है कि जो गिरता स्तंभ है उसके ऊपर क्या, ये दबाव कम हो जाता है और इसके कारण इसके जो पदार्थ हैं ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। इससे पर्वतों में उत्थान प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार जो पहली प्रक्रिया, जो पहली अवस्था थी उसमें भूसन्नति का निर्माण हुआ, दूसरी अवस्था में जो पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ और तीसरी अवस्था में पर्वतों का निर्माण पूरा होता है तथा पर्वतों में उत्थान भी होता है। अब देखते हैं होम्स के सिद्धांत का मूल्यांकन। तो सबसे पहले इसकी जो कमियां या दोष देखते हैं। पहला ये, जो होम्स ने ये उठते तथा गिरते स्तंभ की जो धारणा प्रस्तुत की है, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो कॉलम की जो अवधारणा प्रस्तुत की है, यही संदेहास्पद है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जो संवहन तरंगों का जो उत्पत्ति का कारण बताया वो भी अंदर की ताप प्रवणता तथा रेडियो एक्टिव पदार्थों की पर आधारित होना बताया। इसके विषय में भी अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है। और जो अगर मान भी लिया जाए कि ताप प्रवणता के कारण जो करंट्स हैं वो उठते और गिरते हैं, तो भी इनके जो क्षैतिज संचलन है, क्षैतिज प्रवाह, ये फिर भी एक संदेहास्पद तथ्य बना रहता है। इसका कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं मिलता है। और अगर इसके सिद्धांत के महत्व की बात करें तो यद्यपि ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो ये प्रक्रिया है ताप संवहन की, इसको आगे के जो सिद्धांत हैं जैसे हैरी-एस का सागर नितल पर प्रसरण सिद्धांत है तथा प्लेट विवर्तनी के जैसा सिद्धांत है, इन सिद्धांतों से ये जो ताप संवहन का जो प्रक्रिया है इसकी जो ये आधारभूत संकल्पना थी होम्स की, इसको बल मिल रहा है।